आज की इस वीडियो में सीएजी पर चर्चा करेंगे। कैग पर भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में की गई है। मैं बता दूं कि ये जो कैग है आर्टिकल 148 ये भाग 5 में है, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो संविधान का 5वां भाग है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से और खत्म होता है 151 के, यानी 52 से लेके आर्टिकल अनुच्छेद 151 तक भाग 5 है। और इस भाग 5 में 5 चैप्टर हैं, 5 अध्याय हैं। और सबसे जो अंतिम अध्याय जो 5वां अध्याय है उसी अध्याय में सीएजी की चर्चा है आर्टिकल 148 में। 5वां अध्याय में मात्र 4 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 148, 49, 50, 151। उसी में एक आर्टिकल 148 है जिसमें सीएजी की चर्चा की गई है। कैग के लिए वो आर्टिकल समर्पित है और हम ये जानेंगे कि आर्टिकल 148 या कैग के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं और हमें अपनी परीक्षाओं के लिए क्या क्या जान के जाना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दें, बीपीएससी का एग्जाम दें, अन्य किसी भी कमीशन का एग्जाम दें, यहां से प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा, ठीक है। और सबसे पहली बात की समझ को भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। डाटा के साथ साथ हमारी समझ भी क्या होनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। सबसे पहली बात अगर हम कैग को लेकर करेंगे तो ये कि भाई आर्टिकल 148 कैग पद से, आर्टिकल 148 कैग पद से संबंधित प्रमुख बातें है, यानी कि कैग की जो प्रमुख बातें जो संबंधित है वो आर्टिकल 148 से संबंधित है, जिसे या कैग को लोकवित्त का संरक्षक भी कहा गया है। कैग जिसकी चर्चा 148 में है उसको लोकवित्त का संरक्षक भी कहा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कैग को भारत के संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की संज्ञा दी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने कैग को सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दिया था। कैग को लेके आखिर क्यों दिया होगा ये आगे पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात की कैग की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, ये सवाल आपके सामने आते रहते हैं। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है और मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा, लेकिन किसकी सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से कैग की नियुक्ति की जाती है। इनकी योग्यता क्या है, आखिर कैसे व्यक्ति को कैग बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई योग्यता जो संबंधी बात है कैग को लेके उसकी चर्चा संविधान में है ही नहीं, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। तो इस कैग की योग्यता के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद द्वारा सीएजी अधिनियम 1971, सीएजी अधिनियम 1971 के द्वारा इसकी योग्यता तय की गई कैग की। और क्या तय की गई थी? पहला, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, लोकवित्त का विशेष, दूसरी योग्यता क्या तय की गई थी कि लोकवित्त का विशेष या लोक लेखा का विशेष या न्यूनतम 10 वर्षों तक लोक सेवक रह चुका हो, लोक सेवक न्यूनतम 10 वर्षों तक रह चुका हो, या फिर लोकवित्त का विशेष या लोक लेखा का विशेष ज्ञानी हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कैग बनाया जाएगा। और इसका कार्यकाल का क्या प्रावधान है? तो कैग के कार्यकाल का जो प्रावधान है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का इसका प्रावधान है। तो दोनों में से जौन पहले हो जाएगा तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 62 साल की उम्र में कैग बनते हैं, सीएजी पद पे जाते हैं, तो 3 साल में रहेंगे, पहले 65 साल हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 55 साल की उम्र में बनते हैं तो आराम से 6 साल बन सकते हैं।
क्या? अब इनकी पद से मुक्ति कैसे होगी? मान लीजिए बीच में हटाना हो तो क्या कीजिएगा? तो इनको पद से मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से कैग को भी हटाया जाएगा। देखिए आमतौर पे हम लोग कह देते हैं कि जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना वैसे ही हटाया जैसा महाभियोग प्रक्रिया से, ये गलत बात है। महाभियोग शब्द या फिर इम्पीचमेंट शब्द भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए आया है आर्टिकल 61 में, ठीक है। उस सबके लिए आप महाभियोग का शब्द का प्रयोग करते रहते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा ही घटिया और बड़ा ही गलत बात है ये, बिल्कुल नहीं। इम्पीचमेंट शब्द, महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए आया, बाकी पद के लिए नहीं आया। अब इन लोगों के हटाने के लिए क्या कहा जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से कैग को भी हटाया जाएगा। बीच में ऐसी कोई वो कार्य कर देते हैं असंवैधानिक कार्य। बात समझ में आ रही है ना? तो हाँ, व्यवहारिक तौर पे प्रैक्टिकली वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग टेक्निकली नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। इन लोगों के लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग आया है और राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए बहुत फर्क है। इसीलिए मैंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया से ही सीएजी को भी हटाया जा सकता है सेम तरीके से। कैग की क्या शक्ति है? कैग की जो शक्ति है या उसका कार्य क्या है, तो इनके कैग की जो शक्ति और कार्य के बारे में आर्टिकल 149 में चर्चा है और सीएजी अधिनियम जो 1971 है उसमें भी चर्चा किया गया है कि क्या कार्य और शक्ति होनी चाहिए। तो पहला कार्य तो यही है और पावर उनका यही है कि भारत सरकार या प्रांतीय सरकार, भारत सरकार या प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार का मतलब राज्य सरकार, भारत सरकार या प्रांतीय सरकार के द्वारा खर्च किए गए धन का लेखा परीक्षण कर सकती है कैग। भारत सरकार द्वारा या प्रांतीय सरकार द्वारा किए गए खर्च का या किए गए खर्च धन का ऑडिटिंग कर सकती है, लेखा परीक्षण कर सकती है कैग, ठीक है। या भाई क्या व्यय हुआ है, कहाँ हुआ है, कितना मिसिंग है, ये वो बिल्कुल रिपोर्ट बना सकती है। और कैग जो है उसकी जो अन्य जो शक्तियां हैं कि वो सरकारी कंपनियों के द्वारा खर्च किए गए धन, सरकारी कंपनियों के द्वारा खर्च किए गए धन का भी लेखा परीक्षण करता है। लेकिन सरकारी कंपनियों के द्वारा किए गए खर्च के भी धन का भी लेखा परीक्षण करता है कैग, लेकिन वो संसद के द्वारा सरकारी कंपनी का लेखा परीक्षण तभी कर सकता है जब कैग या जब उससे संबंधित कानून में सीएजी को इसका अधिकार दिया गया हो। संबंधित कानून में अगर सीएजी को इस तरह का अधिकार दिया गया है, ठीक है, तब वो उसका परीक्षण कर सकती है। नेक्स्ट उसका जो पावर है, शक्ति है सीएजी का, वो ये है कि इसको न्यायालय के निर्णय के द्वारा, किसको? कैग को न्यायालय के निर्णय के द्वारा शक्ति दिया गया है कि ऐसे कंपनियों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है कैग जो सरकार के द्वारा राजस्व का बंटवारा करती है। तो सरकार के द्वारा राजस्व बंटवारा का भी कैग लेखा परीक्षण कर सकती है। यह शक्ति उसको न्यायालय के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। इसके आगे का हम देखते हैं। इसके बाद हम लोग को यह समझना जरूरी है कि लेखा परीक्षण और लेखांकन में क्या अंतर होता है, यानी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग जो होता है वो पश्चातवर्ती कार्य, यानी जब कार्य संपन्न न हो जाए, यानी जब तक कार्य संपन्न न हो जाए लेखा परीक्षण नहीं हो सकता। यानी कि लेखा परीक्षण तभी होगा जब कार्य संपन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटिंग का मतलब है कि पश्चातवर्ती कार्य, यानी जब कार्य संपन्न न हो जाए, जब तक कार्य संपन्न न हो जाए लेखा परीक्षण नहीं हो सकता। यानी कार्य संपादित होने के बाद ही ऑडिटिंग किया जाएगा। ऑडिटिंग का मतलब है कि कार्य संपादित होने के बाद ही आप ऑडिटिंग कर सकते हैं, जबकि लेखांकन जो है, अकाउंटिंग जो है,
ये कार्य के दौरान किया जाता है, अकाउंटिंग कार्य के दौरान किया जाता है, और यह एक तरह का बही खाता तैयार करता है अकाउंटिंग। और ऑडिटिंग जो है कार्य संपन्न होने के बाद, और अकाउंटिंग कार्य के दौरान किया जाता है। ये बेसिक अंतर है जो हमने यहां बोर्ड पे भी लिख दिया है। और मसला आगे का यह है कि जो भारत का कैग है वही प्रांत में भी लेखा परीक्षण करता है। जो भारत का कैग है वही प्रांत में भी लेखा परीक्षण करता है, प्रांत में भी लेखा परीक्षण करता है। यह राज्य में लेखा परीक्षण से पहले, ध्यान रखिएगा, राज्य में लेखा परीक्षण से पहले लेखांकन का काम करता है। तो हमने आपको लेखा परीक्षण और लेखांकन का मतलब समझा दिया है। इस कारण से ये लाइन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो भारत का कैग है वही प्रांत में भी लेखा परीक्षण करता है, और यह राज्य में लेखा परीक्षण से पहले क्या करता है, लेखांकन का काम करता है, ऑडिटिंग से पहले अकाउंटिंग का काम करता है। यानी यह राज्य में धन का लेखांकन और लेखा परीक्षण, यह राज्य में धन का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता है, जबकि केंद्र में सिर्फ, ध्यान रखिए बहुत बेसिक अंतर है, यह राज्य में धन का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता है, जबकि केंद्र में सिर्फ लेखा परीक्षण करता है। केंद्र में सिर्फ क्या करता है, ये लेखा परीक्षण करता है। राज्य में आपको लेखा परीक्षण और लेखांकन दोनों काम करता है, जबकि केंद्र में सिर्फ लेखा परीक्षण का काम करती है। और हाँ, यह निगम की जांच अनिवार्य रूप से नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, कैग निगम का जांच अनिवार्य रूप से नहीं करता है। मतलब आपको यह समझना होगा कि जैसे नर्मदा घाटी निगम है, उसकी जांच ये नहीं करेगा, उसको होने वाले खर्च का जांच अनिवार्य रूप से नहीं करेगा। अब क्या है कि कैग जो है, कैग दो तरीके से लेखा परीक्षण का कार्य करता है। कैग दो तरीके से लेखा परीक्षण का काम करता है। एक होता है वैधानिक तरीका और एक होता है निष्पादन का तरीका। तो जो कैग दो तरीके से लेखा परीक्षण करता है उसमें वैधानिक तरीका क्या है? वैधानिक का मतलब है, वैधानिक लेखा परीक्षण का मतलब है कि वैधानिक लेखा परीक्षण में यह देखा जाता है कि, वैधानिक लेखा परीक्षण में यह देखा जाता है कि किस उद्देश्य से सरकारी धन जारी हुआ है, किस उद्देश्य से सरकारी धन जारी हुआ और वह उसी उद्देश्य से खर्च हुआ है या नहीं। माने जिस उद्देश्य से सरकारी धन फाइनेंस हुआ है, जिस उद्देश्य से सरकारी धन जारी हुआ है, उसी उद्देश्य के लिए खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, यह कैग जो चेक करती है वो तरीका वैधानिक तरीका कहलाता है। जबकि निष्पादन जो तरीका है काम करने का कैग का, वो है सरकारी धन खर्च करने में, ध्यान रखिएगा, सरकारी धन खर्च करने में बर्बादी या भ्रष्टाचार का निष्पादन लेखा परीक्षण करता है। यानी जो सरकारी धन खर्च हुआ उसमें कितना बर्बाद हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह का जो कार्य वो निष्पादन कार्य कहलाता है। और जो वैधानिक जो तरीके से काम है वो, इसका मतलब ये होता है कि जिस उद्देश्य से पैसा सरकारी धन जारी हुआ है उसमें खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दो तरीके से कैग जांच करती है। और जांच के बाद जब वो जांच हो जाएगा, जब कैग इस तरह की जांच कर लेती है, तब क्या करती है, कैग जो है जो रिपोर्ट बनाती है वो केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपती है और राज्य में राज्यपाल को सौंपती है। और राष्ट्रपति को सौंपने के बाद राष्ट्रपति उसे संसद में, संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए रखवाता है। जब वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे देते हैं तो राष्ट्रपति का काम है कि उसे संसद में भेजे और संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए उसे रखवाया जाए। और संसद में रखने के बाद संसद में लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति है जिसके बाद हम आपको देंगे क्लास, लोकलेखा समिति कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है। यानी कि जो रिपोर्ट दिया जाता है कैग के द्वारा राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाता है और दोनों सदनों में यानी संसद में लोकलेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। यानी कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करेगी? लोकलेखा समिति करेगी। ठीक है,
लोक लेखा समिति करेगी, जो इसके जस्ट बाद हम लोक लेखा समिति पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उससे आगे हम लोक लेखा समिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लोक लेखा जो समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ये आमतौर पे 22 सदस्य फाइनेंस के जानकार होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। तो 22 में से 15 को हो गया लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से, यानी कि टोटल लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब 15 जो लोकसभा से जो सदस्य चुने जाते हैं लोक लेखा समिति में, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जिस दल को लोकसभा में जितना प्रतिशत सीट है, ध्यान रखेंगे कि जिस दल को लोकसभा में जितना प्रतिशत सीट है लोक लेखा समिति में, उसके उतने ही मेंबर होंगे, उसके उतने ही मेंबर चले जाएंगे। यानी कि लोकसभा में अगर भाजपा के ज्यादा सीट है तो प्रतिशत में भाजपा के सदस्य ज्यादा 15 सदस्यों में सम्मिलित हो जाएंगे, चुने जाएंगे। यानी कि जैसे 15 में से 50% से ज्यादा भाजपा के सदस्य होंगे, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा सीटें भाजपा का है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो कि सीट लोकसभा में सबसे ज्यादा जिस पार्टी की होगी उसी के अनुपात में सबसे ज्यादा सीटें उस पार्टी की चली जाएंगी, लोक लेखा समिति के 15 सदस्यों में से लोकसभा में से। ठीक है, और जो 7 सदस्य जो राज्यसभा से चुने जाते हैं, इसमें से जितने विपक्ष के सीट मिले हैं, ध्यान रखिए, जितने विपक्ष के सीट मिले हैं उसी अनुपात में से सदस्य चुने जाएंगे। 7 में से वो भी विपक्ष से उसी अनुपात में चुने जाएंगे जितना उनको सीट मिला है। तो ये है लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों की व्याख्या कि कौन से सदस्य कहां से चुन के आते हैं। आमतौर पर मोटा मोटी हमें ये जानना होता है कि भाई 22 सदस्य में से 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लोक लेखा समिति कार्य को किस रूप में निर्देश करती है। तो कार्य को लेकर लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। लोक माने कि कार्य को लोक लेखा समिति का क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक। पीटी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहा जाता है, क्योंकि वह लोक लेखा समिति जो है लोक लेखा समिति के सामने सारा मैटर देता है और उसी के आधार पर लोक लेखा समिति क्या करती है, जांच करती है। जो कैग मैटर देगा उसी मैटर का जांच करेगी लोक लेखा समिति। इसी कारण से कैग को लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। यद्यपि कैग प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार, कैग जो है प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार पे कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता। कैग प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन व्यवहार में यानी प्रैक्टिकली वह 2 कारणों से भ्रष्टाचार रोकने में सहायक होते हैं। डायरेक्ट तो भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकता, लेकिन व्यवहार में 2 कारणों से वो भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होते हैं। पहला कारण, कैग के रिपोर्ट के आधार पर समाज सेवी संगठन, कैग के रिपोर्ट के आधार पर समाज सेवी संगठन और व्यक्ति न्यायालय में जनहित याचिका दायर करते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाता है। आखिर कैग रिपोर्ट क्या तब नहीं सब पता चला। कैग की रिपोर्ट के आधार पर समाज सेवी संगठन हो गए या कोई व्यक्ति हो गया, न्यायालय में जनहित याचिका दायर करते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही हो सकती है। एक ये हो गया तरीका। और दूसरा तरीका है कि जब कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, तो जाहिर सी बात है जब कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो आम जन को भी पता चल जाएगा, पब्लिक को भी पता चल जाएगा। तो जब कैग की रिपोर्ट जब सार्वजनिक होती है तो सरकारी भ्रष्टाचार की सूचना जनता तक पहुंच जाती है। सबसे अच्छी बात है कि जनता तक पहुंच जाती है, जिससे जनमत सरकार के विरुद्ध हो जाता है। यानी कि अगर इस तरह का रिपोर्ट
कैग का सार्वजनिक होता है तो सरकारी भ्रष्टाचार की सूचना जनता को मिल जाती है, और चूंकि जनता को सूचना मिलने की वजह से क्या होता है कि जो सरकार है उसका जनमत भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, भ्रष्टाचार रोकने का इनडायरेक्ट तरीका है कि भाई कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी जो कुरीतियां हैं वो जनता को पता चले, उसका भ्रष्टाचार जनता को पता चले, नहीं। तो इस तरीके से भी लोग भ्रष्टाचार करने से बचेंगे, सरकारें भ्रष्टाचार करने से बचेंगी। तो निश्चित रूप से टोटली आप कैग को समझ गए, और कैग के साथ साथ आप लोक लेखा समिति को भी समझ गए। ये पूरा वीडियो आप ठीक से देखिए, समझिए, एक बार में नहीं समझ में दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से अब आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला, ना यूपीएससी में, ना बीपीएससी में, ना हिंदुस्तान के किसी कमीशन से छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है।